हेलो दोस्तों। आज एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, रोटेशनल मैकेनिक्स से है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। पाथफाइंडर बुक से है। रोटेशनल मसल आई थिंक बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 25। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि IITJ एडवांस में आ सकती है, या इस प्रॉब्लम के कुछ पार्ट IITJ मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कि ऐसा सवाल भी आ सकता है, या थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमा फिरा के या कुछ तोड़ मरोड़ के या कुछ थोड़ा सा चेंजेस करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अभी आजकल मैं आपके लिए वही वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इन व्यू ऑफ दिस IITJ एडवांस्ड। जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बट दे आर बेस्ड ऑन प्योर कंसेप्ट्स। तो वैसे ही क्वेश्चन JEE एडवांस्ड या इस टाइप की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर भी लिया है तो उसके लिए भी मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैंने लिख रखे हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट आप इस क्वेश्चन में एडिशनली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा और कंसेप्ट्स को अप्लाई करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कि a light rod is placed on a frictionless horizontal floor and blocks of masses m and 2m are attached to the ends of the rod with the help of light inextensible cords। ओके, क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए। लाइट है और इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड्स हैं, मतलब ये जो कॉर्ड्स हैं ये लाइट हैं, इनका वेट 0 है, और इनएक्सटेंसिबल है मतलब बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है। If a horizontal force F is applied perpendicular to the rod at its midpoint as shown in the figure। ये देखिए, ये मिड पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो आपको मिड पॉइंट का ही एक्सेलरेशन जो सेंटर पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं वो आप ये क्वेश्चंस, ये वाला जो सम है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं किया है, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और बिल्कुल ट्राई कीजिए। ठीक है, तब तक हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं बिल्कुल लॉजिकली, कंसेप्चुअली, एकदम आराम से, ताकि सब को समझ में आए। इस स्पीड में हम लोग जाएंगे और एकदम ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आप अप्लाई करेंगे कंसेप्ट्स को तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बट थोड़ा गलती होने के चांसेस भी है इस क्वेश्चन में, ऐसा है। तो अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया, आप पढ़ते हैं, तो अगर आप समझ गए कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है, क्वेश्चन जो मोशन है वो के आगे कैसे होने वाला है, तो काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो अब देखिए, अगर मैं इस मिड पॉइंट से इसको, इस पूरे अरेंजमेंट को जो है मिड पॉइंट से ट्राई कर रहा हूँ पुल करने का, तो अब इसका मास m है, इसका मास 3m है। देखिए दोनों का मासेस डिफरेंट है ना, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, इस पॉइंट के अक्रॉस ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो अब देखिए, इस यहाँ से मैंने खींचा तो डेफिनेटली इसमें एक, ये पूरे सिस्टम में अगर आप देखें, इस पूरे सिस्टम को ही पकड़ें तो इसमें केवल और केवल एक लीनियर फोर्स है F। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली लीनियर मोशन तो आएगा ही आएगा। ये तो बिना किसी आप डाउट के, इवन बिना किसी संदेह के आप ऐसा बोल सकते हैं कि केवल एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो फोर्स उसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और वो लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा। अब उसके बाद आपको देखना है कि क्या इस सिस्टम में कोई रोटेशनल मोशन भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए, उसके लिए अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि मोशन कैसे कैसे हो रही है, तो आप सिंपली सेंटर ऑफ मास को पकड़िए। सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोशन प्लस सेंटर ऑफ मास के अराउंड उस बॉडी का रोटेशन मोशन, ये आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी जनरल रिजिड बॉडी मोशन को। तो हम लोग भी इसमें वही करने वाले हैं। देखिए, अगर इसका सेंटर ऑफ मास आप देखें
तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा, है ना, 3m मास है तो इसकी तरफ ही होगा, यहाँ कहीं होगा। तो इससे आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि ये जो फोर्स है इस बॉडी को ऐसा ओमेगा या अल्फ़ा दे देगा, मतलब इसमें एक रोटेशन मोशन भी आएगी। इसके लिए पॉइंट सी का उन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन। अगर केवल लीनियर मोशन होती तो आप सिंपली इसको F/4m लिख सकते थे, बट चूँकि इसमें लीनियर मोशन प्लस रोटेशन मोशन भी है, इसके लिए आप ये F/4m नहीं लिख पाएंगे। आपको एक अल्फ़ा वाला टर्म भी लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा इंटू आर, ये टर्म भी आना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, आर आप निकाल सकते हैं। देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये क्लियर हो गया, कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं ये भी क्लियर हो गया है। क्योंकि एक पार्ट तो हमारा जो लीनियर एक्सेलरेशन से आएगा वो दैट विल बी F/4m। दूसरा पार्ट जो रोटेशनल मोशन से आएगा बेसिकली हमको उससे ही कैलकुलेट करना है। ये F/4m तो बहुत ईजी है। तो आपने कैसे किया, पहले आप गए ये थोड़ा अलग छिंद भिन्न बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, तो आप सिंपली इसका सेंटर ऑफ मास देखिए, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोशन देखिए, प्लस सेंटर ऑफ मास के अराउंड उसको बॉडी को रोटेशन मोशन देखेंगे हम लोग देखेंगे वही। तो एक मैंने टेंशन T1 T2 लिखा हुआ है, ये मैंने सीधा सा एक्सेलरेशन लिख दिया ACM का F/4m। CM देखिए इसका यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास L/4 पे होगा, इसको आप निकाल सकते हैं इजीली। सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो गया 3m इंटू 0, अगर मैं इस B वाले पॉइंट से ले रहा हूँ, प्लस m इंटू L डिवाइड बाई m प्लस 3m। तो ये आपका L/4 आ गया यहाँ इस वाले एंड से, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो मैं ठीक है सेंटर ऑफ मास ले रहा हूँ, इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये लेंथ जो है ये बहुत लंबी नहीं है। इस जो कॉर्ड की तो खैर उन्होंने बोला ही है कॉर्ड को कि वो इनएक्सटेंसिबल है ना, इनएक्सटेंसिबल है। तो मैं थोड़ा सा थोड़ा लिबर्टी ले रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक्स हैं थोड़ा ये जो लेंथ ज़्यादा नहीं है, तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो एक इसी रॉड पे आ जा रहा है। तो ये थोड़ा मैं आई एम जस्ट टेकिंग दिस लिबर्टी, ठीक है। तो ठीक है, ये ACM निकाल लिया हमने। अब हमको क्या निकालना है, इसका जो रोटेशनल पार्ट है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें देखिए हैं आप कर सकते हैं। ये T1 और T2 में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आप सिंपली कर सकते हैं। रॉड में केवल टॉर्क बैलेंस कीजिए, केवल रॉड का टॉर्क बैलेंस कीजिए, वहाँ से आपको T1 इज इक्वल टू T2 आएगा। क्योंकि रॉड इज मासलेस, रॉड का कोई मास नहीं है, ठीक है। रॉड के सेंटर ऑफ मास से मैंने बैठ गया तो एक टेंशन यहाँ का होगा T1, एक यहाँ का होगा T2। सेंटर ऑफ मास से बैठ गया हूँ तो फोर्स भी यहीं से लग रहा है, तो इसका तो कोई टॉर्क आएगा नहीं। T1 इंटू L/2 प्लस या T2 इंटू L/2 शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा। I मेरा 0 है तो ये सीधा T1 इज इक्वल टू T2 मुझे दे देगा। तो यहाँ से देखिए T1 इज इक्वल टू T2 आ गया, और ये इसलिए भी आया क्योंकि मेरा जो फोर्स F लगा हुआ है वो सेंटर पॉइंट पर लगा हुआ है। अगर फोर्स F को मैं थोड़ा ऊपर नीचे लगा दूँ तो फिर आपका T1 इज इक्वल टू T2 नहीं होगा। या मेरी रॉड अगर मासलेस नहीं है, रॉड का कुछ तो मास है, उस केस में भी T1 इज इक्वल टू T2 नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। हो सकता है कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें कि रॉड का भी मास दे दिया है, 2m मास की रॉड है तो स्मॉल m, उस केस में फिर ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बट आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये T1 इज इक्वल टू T2 नहीं होगा। खैर, इसका T1 और T2 निकालने का इसमें क्वेश्चन में केवल एक्सेलरेशन पूछा हुआ है सेंटर का, उसमें आपको T1 और T2 का कुछ ज़रूरत भी नहीं है। बट सपोज़ ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रिंग्स में जो टेंशन है उनकी वैल्यू भी बताइए, है, या जो ब्लॉक्स इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं उनके एक्सेलरेशन बताइए इनिशियल। तो आपको फिर उस केस में आपको टेंशन निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए है, कंसेप्ट को बनाने के लिए भी ये मैंने थोड़ा था लिख दिया है। अभी कुछ नहीं है, सिंपल है। आप बैलेंस कीजिए होल बॉडी के टार्क को सेंटर ऑफ मास के अराउंड। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही क्यों टॉर्क लेना चाह रहा हूँ, बाकी कहीं और क्यों नहीं। क्योंकि इस बॉडी में एक लीनियर एक्सेलरेशन भी है, ठीक है।
तो मैं इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे बैठ के इसका बना रहा हूँ FBD। हाँ, तो क्या होगा कि अब चूंकि ये बॉडी मूव कर रही है एक्सेलरेशन से, तो अगर मैं इस पे बैठा हुआ हूँ तो इसका मतलब मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, बट वो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। तो इसका मतलब उस सूडो फोर्स का जो टॉर्क होगा वो पिक्चर में नहीं आएगा, है ना। ये चीज़ समझे कि नहीं समझे? चलिए देखते हैं, एक और देखते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है, इसका कुछ तो एक्सेलरेशन है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, यहाँ कुछ फोर्स लग रहा है, यहाँ कुछ फोर्स लग रहा है। तो अगर अब मैं इस बॉडी पे यहाँ पे बैठ के इसका अगर बनाना चाहूँ टॉर्क इक्वेशन, तो मुझे इसके सेंटर ऑफ मास से इस बॉडी का जो लीनियर एक्सिस होगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में एक m/a लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊँ तो डेफिनेटली ये m/a तो लग रहा होगा, बट इसका जो टॉर्क है इस पॉइंट के अराउंड वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मुझे ये फ़ायदा होगा इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड टॉर्क बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए, है ना। तो वही हमने किया। टेंशन, अब देखिए फुल बॉडी देखिए, ये पूरा अगर आप सिस्टम देखिए तो ये टेंशन T1 है, ये तो इंटरनल हो जाएगा। ये भी टेंशन जो T1 T2 ये दोनों इक्वल ही हैं, ये भी इंटरनल हो जाएंगे इस केस में, क्योंकि यहाँ T2 यहाँ से भी T2। तो केवल और केवल जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट विल बी F, उसका ही टॉर्क आएगा। उसका मैंने टॉर्क लिया F×L/4 लिया, इसको मैंने I अल्फ़ा कर दिया F×L/4। I को मैं निकाल लूँगा, देखिए ml², देखिए I कैसे निकलेगा, ये m है, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो ये 3l/4 है, तो m×9l²/16 और 3m×l²/16। तो वही मैंने लिखा हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका अल्फ़ा आ जाएगा F/3ml। तो उसके बाद सिंपल है, अल्फ़ा आ गया तो मिड पॉइंट का क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन F/4m प्लस अल्फ़ा×l/4। l/4 क्यों लिख रहा हूँ मैं? देखिए यहाँ से इस पॉइंट से, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्लस सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेशन मोशन। तो ये डिस्टेंस तो देखिए, ये डिस्टेंस l/4 है, तो मैंने अल्फ़ा×l/4 लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर F/3m निकल के आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2m लिखा हुआ है, यहाँ पे 3m दिया हुआ है। तो इसको 3m निकाल के ही जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो बुक में आंसर है वही आंसर आ रहा है। 2m के साथ बुक के आंसर मैच नहीं कर रहा है। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, m 2m 3m 4m कुछ भी आप रखें, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आपने ये सॉल्व कर लिया, फिर आप ये डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं कि फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताइए, आप इजीली निकाल सकते हैं। T1 = T2 = F2 आ जाएगा। अब फोर्स अगर अप्लाइड एट द L/4 फ्रॉम द बॉटम देन रीसॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब उस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताइए अगर फोर्स को मैं बॉटम से L/4 में लगाता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ m एंड 3m, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय बाय।